जब नज़रिया नाम की ये सीरीज़ मैंने शुरू करी थी तो इस इंसान का बड़ा जिक्र आया था। ये कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वो जिन्होंने जो मॉडर्न डे कम्युनिज्म है उसकी फिलॉसफी को सबसे पहले एडवोकेट किया, यानी सरल शब्दों में वो इंसान जिसने दुनिया को साम्यवाद समझाया मॉडर्न वर्ल्ड में। तो आज मैं कार्ल मार्क्स की बात क्यों कर रहा हूं? आपको नज़रिया के पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि कम्युनिज्म हिंदुस्तान में एज एन आइडियोलॉजी फेल क्यों हुआ और क्या सचमुच में कम्युनिज्म पूरी तरह से फेल हो गया है एज एन आइडियोलॉजी हिंदुस्तान में। तो इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे ग्लोबली कम्युनिज्म का यह हाल क्यों हुआ कि आज दुनिया भर के मात्र कुछ हलकों में ये जो साम्यवाद की विचारधारा है, ये जो कम्युनिज्म की विचारधारा है, सिर्फ दुनिया के कुछ हलकों में महदूद रह गई है। तो इसी चीज़ पर नज़रिया के इस एपिसोड में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैपिटलिज्म प्रैक्टिकलिटी में क्यों हावी हो जाता है हमेशा कम्युनिज्म के पीछे, और क्या सबसे बड़ा फैक्टर है कम्युनिज्म के फेलियर का। और उसके अलावा कुछ इवेंट्स की भी बात करेंगे जो कि बताती हैं किस तरीके से जो कम्युनिस्ट स्टेट्स रहे हैं उन्होंने इतने खतरनाक ब्लंडरस डिसीजंस लिए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए नज़रिए के इस एपिसोड में वापस से हमारे कार्ल मार्क्स को याद किया जाए और उनके ज़रिए साम्यवाद को थोड़ा और अच्छे से समझने की, एक अलग पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की जाए। तो ये मैप आप अच्छे से देखिए। ये मैप आपको दिखाता है कि साल 2023 में दुनिया भर के कितने देशों में कम्युनिज्म रह गया है। ये मैप दिख रहा है आपको? इस मैप में आप देख पा रहे होंगे ये जो कम्युनिज्म का सैचुरेशन है ग्लोबली एज एन आइडियोलॉजी, वो कितना कम हो गया है। अब इस मैप को देखकर आपको थोड़ा भ्रम हो रहा होगा। आप चाइना और रशिया को भी कम्युनिस्ट कंट्रीज समझ रहे होंगे, लेकिन क्या सचमुच में चाइना और रशिया कम्युनिस्ट देश हैं या फिर सिर्फ वो अपने नाम के आगे कम्युनिस्ट लगाते हैं? अगर आप देखें तो ये दोनों के दोनों देशों में एक डिक्टेटरशिप रिजीम है, एक तानाशाही सत्ता है, तो कहीं ना कहीं इनको कम्युनिस्ट कहना गलत होगा। अगर आप देखें तो रशिया में ओलिगार्की बहुत ज़्यादा हावी है। अब आप सोच रहे होंगे ये ओलिगार्की क्या होती है? तो ओलिगार्की में सत्ता का जो श्रेष्ठ पद होता है, सत्ता के जो श्रेष्ठ तबके होते हैं, वहां पर उन लोगों का कब्जा होता है जो कि समाज के संभ्रांत वर्ग से आते हैं, यानी कि जो देश में बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है स्टेट के ऊपर। और रशिया में ये चीज़ हमें साफ दिखती है। चाइना में ये काफ़ी हद तक कम है रशिया की तुलना में अगर आप देखें, लेकिन चाइना भी एक काफ़ी डिफरेंट इकोनॉमी चला रहा है। और आज की तारीख में अगर चाइना ये बोले कि हमारे यहाँ गरीब और अमीर के बीच में डिस्पैरिटी नहीं है, तो वो एक झूठ बात होगी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों देश कम्युनिस्ट तो खुद को बुलाते हैं, लेकिन ये कम्युनिस्ट तो नहीं है आज की तारीख में। और कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिज्म था उसके तो आसपास भी नहीं है ये लोग। तो अब ये समझते हैं कि जितने भी कम्युनिस्ट देश हैं, रशिया हो गया, चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, ये तानाशाही क्यों बन जाते हैं? क्या डेमोक्रेटिकली कम्युनिज्म आना पॉसिबल नहीं है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से भारत दुनिया का वो पहला देश था जहां लोकतांत्रिक रूप से एक कम्युनिस्ट सरकार चुनकर आई थी साल 1957 में केरला में, और मुख्यमंत्री बने थे ESM नंबूदरीपाद। तो वो जो सरकार बनी थी वो एक कम्युनिस्ट सरकार थी, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी जो कि कहा जाता है बिना रिवॉल्यूशन के आ ही नहीं सकती। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक दिन जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, प्रोलेटेरिएट क्लास मतलब समाज का जो गरीब तबका है, वर्कर्स जो हैं, मतलब कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी के हिसाब से स्पेसिफिकली वर्कर्स, वो एक दिन रिवॉल्यूशन करेंगे बॉर्जुआ क्लास के खिलाफ, और उसके बाद पहले सोशलिज्म आएगा और फिर इवेंचुअली सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान में कम्युनिज्म आया, केरला में आया, आज भी केरला में एक कम्युनिस्ट सरकार है, एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाली सरकार है, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से चुनकर आया। लेकिन अगर आप जो दुनिया भर का कम्युनिस्ट मॉडल है वहां पर देखें तो ये चीज़ संभव नहीं हो पाई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार और जनता के बीच में एक पावर गैप आ गया, यानी कि जो सरकार थी वो बहुत पावरफुल हो गई और जनता बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ गई। तो क्या हुआ? जनता कमज़ोर है, मतलब नॉर्मल है, तो क्या हुआ कि जनता के पास बहुत ज़्यादा शक्तियां नहीं है, ठीक है, और जनता और सरकार के बीच में जो मॉडरेटर्स हैं वो नहीं है, और सरकार है, बीच में जनता है। तो ये जो पावर गैप हुआ ना, इसके कारण जो सत्ता में बैठे, जो शीर्ष पर बैठे सत्ता में लोग हैं,
उन्होंने पावर का एक्सप्लॉयटेशन किया। और आप देखिए हर एक जो कम्युनिस्ट रिजीम है वो कहीं ना कहीं एक डिक्टेटोरियल रिजीम में बदल जाता है, एक तानाशाही शासन में बदल जाता है हर एक कम्युनिस्ट रिजीम। हमने रशिया में ऐसा देखा है, हमने चाइना में देखा है, हमने क्यूबा में भी कुछ हद तक ऐसा देखा है। हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स जरूर है, जैसे कि नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टीज का ही शासन है आज की तारीख में, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हुआ। केरला का मैंने आपको एग्जांपल लिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट जो देश हैं वहां पे ये जो कार्ल मार्क्स ने पावर गैप क्रिएट कर दिया ना स्टेट और कॉमन पीपल के बीच में, यानी सिटीजन्स और स्टेट के बीच में, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह ये जो पावर गैप है ये दुनिया भर में कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी वाले देशों को डिक्टेटोरियल रिजीम में बदल देता है। अब आप में से कुछ लोगों के मन में एक संशय या एक सवाल आया होगा कि ये जो तानाशाही रिजीम है इनसे दिक्कत क्या है, क्योंकि मैंने एक वीडियो में ये भी बताने की कोशिश की थी नजरिया में कि क्या एक तानाशाही देश ज़्यादा बेहतर फंक्शन कर सकता है एक डेमोक्रेटिक देश की तुलना में। तो इसको समझते हैं। देखिए, दिक्कत इसलिए है जब आप तानाशाही शासन में जाते हो तो आप एक इंसान की आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते हो और एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम नहीं रह पाता। यानी कि आज की तारीख में भले ही भारत में कोई कितना भी चिल्ला ले कि लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ गलत करेंगे तो विपक्ष हल्ला तो करेगा, कम से कम लोगों तक कुछ तो मैसेज पहुंचेगा कि एक हिंड्रेंस तो हो रहा है। लेकिन एक कम्युनिस्ट रिजीम जो कि एक तानाशाही शासन का रूप धारण कर चुकी है वहां ऐसा नहीं होगा और सिर्फ एक इंसान की आइडियोलॉजी, एक पर्टिकुलर इंसान की आइडियोलॉजी से देश चलेगा। और वो इंसान जब सर्वे सर्वा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो ऐसे डिसीजंस लेगा जो कि ब्लेंडरस होंगे। मैं आपको दो एग्जांपल्स के जरिए समझाता हूं कि किस तरीके से दो अलग अलग कम्युनिस्ट स्टेट्स में दो ऐसे डिसीजंस लिए गए जिसके कारण वहां पर थोड़े बहुत नहीं लाखों और करोड़ों की संख्या में लोगों की जान गई। पहला एग्जांपल है रशिया का। रशिया के जो कम्युनिस्ट तानाशाह थे स्टालिन का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है। स्टालिन की जो एग्रीगेरियन पॉलिसीज थी और तो उनकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी, उन्होंने कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को तो बहुत बूस्ट कर दिया रशिया में, लेकिन उन्होंने एग्रीगेरियन क्लास को, यानी जो एग्रीकल्चर क्लास था रशिया का, उसकी कमर तोड़ के रख दी और इसके कारण 6 से 7 मिलियन लोगों की जानें, 60 से 70 लाख लोगों की जानें गई रशिया में। और इन सभी जानों के जाने की एक ही वजह थी, स्टालिन के ब्लेंडरस डिसीजंस। स्टालिन को कोई रोकने वाला नहीं था, कोई ये कहने वाला नहीं था कि आप गलत कर रहे हैं। कोई पार्लियामेंट नहीं थी वहां पे जहां पे राहुल गांधी या विपक्ष का कोई नेता काले झंडे दिखाता, प्ले कार्ड दिखाता, और दिखाता भी तो उसकी सुनी नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं इस वजह से 6 से 7 मिलियन लोगों ने जान गंवाई। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो इससे भी भयावह है। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो इससे भी भयावह है। क्यों? क्योंकि उस वाले एग्जाम्पल में थोड़े बहुत नहीं 4.5 करोड़ लोगों की जान चली गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चाइना के तानाशाही शासक माओ जेडोंग की। तो माओ जो थे उन्होंने मिड 1950s ऑनवर्ड्स एक नई पॉलिसी लाई थी चाइना में जिसका नाम था अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड। माओ का ऐसा मानना था कि अगर हमें जो दुनिया के पावरफुल देश है ना, इनकी रेस में आना है तो हमें कम्युनिज्म को चाइना के हिसाब से थोड़ा डिजाइन करना पड़ेगा, और तो और उस कम्युनिज्म में कुछ ऐसे कठोर स्टेप लेने पड़ेंगे जिसके कारण हम एक ही बार में बहुत आगे चले जाएं। इसलिए उसका नाम था पॉलिसी का क्या, अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो उस पॉलिसी में क्या था, उसमें था कि हम एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे, हम ग्रेन एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, हम खेती करेंगे, खूब सारा अनाज का भंडारण करेंगे, उसको बेचेंगे दुनिया भर में और उससे कैपिटल जनरेट करेंगे और उस कैपिटल से इंडस्ट्रीज लगाएंगे। तो कागजों पे ये सुनने में प्लान बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्योंकि इस प्लान को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, गांव के स्तर पर जो कम्यून्स फॉर्म की गई, कम्यून्स मतलब मान लीजिए आप ब्लॉक स्तर पे कम्युनिस्ट पार्टी के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने जबरदस्ती किसानों से अनाज छीन करके अनाज का भंडारण किया। क्यों? क्योंकि ऊपर से माओ का प्रेशर था कि अनाज जमा करना है, जिसके कारण बहुत वक्त तक किसानों को भूखा छोड़ दिया जाता, थोड़ा सा भी ग्रेन नहीं रहता उनके पास अपनी खपत के लिए। और भूखमरी ऐसी हो गई चाइना में कि थोड़े बहुत नहीं 45 मिलियन 4.5 करोड़ लोगों की जान चली गई इस अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम की माओ की पॉलिसी से। आप सोच रहे होंगे कि इतनी घटिया पॉलिसी और इतना नुकसान जब हुआ चाइना का, तो आज चाइना इतनी बेहतर हालत में क्यों है? तो वो हुआ था डिंग जाओपिंग के बाद। डिंग जाओपिंग
एक चाइना के लीडर जिन्होंने 1980s ऑनवर्ड्स चाइना की कमान संभाली और उन्होंने फिर चाइना का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया अलग तरीके से, एक थोड़ा कैपिटलिस्ट मॉडल अपनाया कम से कम देश के अंदर में ही, और उसके बाद चाइना एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ को पकड़ पाया। लेकिन आप 80s के पहले देखें तो चाइना की हालत बहुत ही ज़्यादा दुश्वार थी। तो ये जो दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए ये आपको मदद करेंगे समझने में कि किस तरह से कम्युनिस्ट स्टेट में इतने ब्लंडरस डिसीजंस लिए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस का एक सिस्टम नहीं था। उसके अलावा अगर आप कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी को देखें तो उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने जो फिलॉसफी वो बहुत ज़्यादा वेस्ट को केंद्र में रख कर दी गई थी, यानी जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, जो एजुकेटेड लोग थे वहाँ के, वो उस पॉलिसी को ज़्यादा समझ पाते उस कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए मार्क्स का जो कम्युनिज्म था उसमें किसानों का जिक्र ही नहीं था। मैंने बोला ना, माओ ने इसीलिए कहा था कि हम अपना कम्युनिज्म लाना चाहते हैं और उसको माओइज्म कहा गया बाद में। लेनिन आए तो लेनिन ने अपना कम्युनिज्म दिया, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कम्युनिज्म इवेंचुअली एक दिन आ जाएगा, एक दिन अपने आप रिवॉल्यूशन होगा और फिर सोशलिज्म आएगा और इवेंचुअली कम्युनिज्म आ जाएगा। तो मार्क्स ने ये नहीं बोला कि हमें रिवॉल्यूशन करना है, उन्होंने बोला एक दिन रिवॉल्यूशन खुद ब खुद होगा। लेकिन लेनिन ने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, बोला कि नहीं रिवॉल्यूशन होगा नहीं, रेवोल्यूशन हमें लाना पड़ेगा, और वो लेनिनिज्म नाम की नई फिलॉसफी को लेकर आए। उसके बाद माओ जेडोंग क्या बोले कि अच्छा जो कम्युनिज्म है उसमें सिर्फ वर्कर्स की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चाइना में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं, तो यहाँ मैं वर्कर्स कहाँ से लाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, उसको चेंज किया और उसको माओइज्म बनाया, उसमें किसानों को ऐड किया। और तो और डिफरेंट क्या था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन माओइज्म की जो फिलॉसफी है उसमें जो हमारे नेशनलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे देश के अंदर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यानी जो देश के अंदर के बड़े बिजनेसमैन हैं, जो देश में ही बनाते हैं, देश में ही सब कुछ करते हैं, उनको सपोर्ट करने के बारे में कहीं ना कहीं एडवोकेट किया गया था। तो ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंसेस कम्युनिज्म के बारे में और कम्युनिज्म के अलग अलग धड़े हैं, और कितना मुश्किल होगा एक आम जनता के लिए समझना, भारत जैसे देश में, अफ्रीकन कंट्रीज में इस चीज़ को समझना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं जिसकी शुरुआत में मैंने वीडियो के बात की थी कि कैपिटलिज्म क्यों हमेशा एज एन आइडियोलॉजी भारी पड़ जाता है जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है। तो आपको पता है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है ह्यूमन नेचर। इंसान स्वार्थी होता है, हर इंसान, मतलब हर इंसान का अपना एक बायस होता है, अपना एक स्वार्थ होता है, हर इंसान अपने प्रति बायस होता है। मैं भी हूं, आप भी हैं। तो कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं जब प्रॉफिट्स को प्रमोट करती है, वो वेल्थ जनरेशन को प्रमोट करती है, तो लोगों को पैसा दिखता है, मुनाफा दिखता है, फायदा दिखता है। देखिए कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी कहने को बहुत अच्छी है कि सबके पास बराबर होगा, लेकिन आप सोचिए आपके पास अभी ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास जिस दिन ज़्यादा पैसा आ जाएगा उस दिन क्या आप अपना पैसा बांटना चाहेंगे? क्या आप सिर्फ ये कि अगर अपना पैसा छोड़ देंगे कि मैं कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी में मानता हूँ इसलिए मैं तो एक ही गाड़ी रखना चाहता हूँ? नहीं, मैं और आप जितने भी इंसान हैं दुनिया भर में, हम सब लालची हैं, हम सब कहीं ना कहीं ग्रीडी है। और ये जो ग्रीड है ये खराब चीज़ नहीं है, ये ग्रीड आती है हमारी जिज्ञासा की वजह से, इसीलिए हम ज़्यादा जान पाते हैं। इंसान इस मुकाम पर इवोल्यूशन के इसलिए पहुंचा है क्योंकि इंसान ग्रीडी है, इंसान लालची है। अगर इंसान लालची नहीं होता तो इस दुनिया को हम नहीं कंट्रोल कर रहे होते, कोई और जीव कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उनके इवोल्यूशन के लिए कि वो ग्रीडी हों, वो लालची हों। हाँ, इस लालच को एक कंट्रोल में रखना है, वरना उसके नुकसान हमें दुनिया भर में दिख रहे हैं आज किस तरीके से हो रहे हैं। लेकिन जो इंसान का बेसिक नेचर है वो थोड़ा लालची वाला है, वो ऐसा है कि इंसान अपने प्रति बायस है। और मैं ये जब बोल रहा हूँ तो मैं आपके सामने कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ इंसान को, ये मेरा खुद का भी नेचर है और हर इंसान वैसा है। तो कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है जहाँ पर यह कहा जाता है कि जो जितना ज़्यादा कमा सकता है, जितने ज़्यादा प्रॉफिट्स हो सके और सरकार बहुत ज़्यादा इंटरवीन ना करे प्रॉफिट्स और बिजनेस के मामले में, उस आइडियोलॉजी में लोगों को दिखता है ज़्यादा पैसा, ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा सहूलियतें। इंसान उस ओर ज़्यादा रुझान रखता है क्योंकि जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है वो मोरल साइंस की किताब की तरह लगती है, वहाँ पे बहुत गोल गोल बातें होती हैं। लेकिन कैपिटलिज्म आपकी और मेरी ज़िंदगी की हकीकत है। मैं और आप, हम सब चाहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाएं। हाँ, हम सब ये ज़रूर सोच सकते हैं कि हाँ उस पैसे को जब हम कमा लें बहुत सारा तो हम जनता का भला करें या ऐसा कुछ काम करें जिससे दुनिया का भला हो। लेकिन पैसा कमाना मैक्सिमम लोगों की आइडियोलॉजी होती है और बचपन से ये चीज़ इंसान के अंदर इनबिल्ट होती है। तो कम्युनिज्म को समझना इंसान का जो नेचर है ना उसके सबसे ज़्यादा विपरीत है। इसीलिए कम्युनिज्म का बहुत मुश्किल है एज एन आइडियोलॉजी प्रोपोगेट हो पाना
अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत पावरफुल लीडर ना आ जाए आपके पास जो कि ऐसा इन्फ्लुएंस डाल दे दुनिया पे कि सारे के सारे लोग ये झंडा बुलंद कर लें। तो ये था नजरिया का एक और एपिसोड। इस एपिसोड के जरिए मैंने आपको थोड़ी बहुत वर्ल्ड पॉलिटिक्स और दुनिया भर में कम्युनिज्म का क्या हाल है इस वक्त में, और कम्युनिज्म क्यों फेल हुई दुनिया भर में एक आइडियोलॉजी, और ह्यूमन नेचर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है दुनिया भर में आइडियोलॉजीज के प्रोपोगेशन को, ये बातें समझाने की कोशिश की। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे थे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक आप देखते रहें नजरिया।